हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब सही होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आप सभी को देखिए, हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो है बीएमसी। यहाँ पे बीएमसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। बीएमसी के लिए हम लोग जो है बीएमसी का जो टॉपिक चल रहा है हमारा, वो चल रहा है सीमेंट। सीमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सीमेंट के बारे में हमने कहाँ तक पढ़ा यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये हमारी चौथी वीडियो है। आज आज ये सीमेंट का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले मैंने सीमेंट पे 3 वीडियो और बना चुका हूँ। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। बहुत ही डीप में मैंने आपको समझा रखा है कि सीमेंट में कैसे बनता है और उसकी प्रोसेस वगैरह क्या क्या है। देखिए, सीमेंट में जो जो टॉपिक हमने पढ़े हैं सीमेंट के अंदर, वो मैंने बताया आपको। हिस्ट्री ऑफ सीमेंट या इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बता दिया है। दूसरा मैंने बताया आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट कैसे कैसे होती है, ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस क्या क्या है इसकी। तीसरा मैंने आपको बताया यहाँ पे इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट, इंग्रेडिएंट कौन कौन से होते हैं सीमेंट के। चौथा मैंने आपको बताया था वहाँ पे बोकस कंपाउंड, बोकस कंपाउंड क्या क्या हैं और उनके काम क्या क्या होते हैं और कितने कितने परसेंटेज में होते हैं। पांचवा मैंने आपको बताया था आपका हीट ऑफ हार्डेशन ऑफ सीमेंट, और उसके बाद है हार्डेशन ऑफ सीमेंट, और उसके बाद हमारा चल रहा था टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। और भी कुछ और भी जो जानकारी है मैंने और बता रखी थी। अब देखिए यहाँ पे हमारा टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में हाइड्रेशन हाइड्रेशन ऑफ टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में साउंडनेस टेस्ट तक मैंने आपको बता दिया था। साउंडनेस ड्यू टू लाइम की वजह से कैसे होता है और कैसे हम निकालते हैं, ये मैंने यहाँ पे बता दिया था नेक्स्ट वाली वीडियो, इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो में। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्त या फैमिली मेम्बर से भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे यूकेपीएससी जेई और एई के लिए जो बीएमसी है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। बीएमसी का सारे लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगा आप लोगों के लिए, जब तक कि हमारा ऐप नहीं बनता। इसके बाद ऐप पे ही क्लास वगैरह चलेगी आप लोगों के लिए। तो हो सके तो आप लोग जब तक यूट्यूब पे है तो यूट्यूब पे आप लोग ये सारी वीडियो देख लीजिएगा। ज़्यादा कोर्स नहीं चला आपका, बीएमसी में सिर्फ सीमेंट वाला टॉपिक ही चल रहा है अभी तक। देखिए ये 10-10 मिनट की आपकी वीडियो है, ज़्यादा वो भी नहीं है, बहुत ही डीप में मैंने आपको बता रखा है। और कौन कौन से आपके जेई लेवल और ए लेवल पे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं बीएमसी में, वो आपको बता दिए थे। देखिए साउंडनेस ड्यू टू स्लाइम के कारण जो सीमेंट में साउंडनेस होती है, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि जो वाटर कंटेंट लेते हैं या कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट का वाटर कंटेंट लेते हैं, पी यहाँ पे कंसिस्टेंसी थी, और 0.78% पी का हम यहाँ पे वाटर कंटेंट सीमेंट में साउंडनेस ऑफ सीमेंट के टेस्ट में लेते हैं। इसका कौन सा अपैरेटस होता है, इसमें ली चैटलियर अपैरेटस से हम लोग ये टेस्ट करते हैं। अब देखिए साउंडनेस ड्यू टू, देखिए यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूं, साउंडनेस किस किस के कारण आती है, लाइम, मैग्नीशिया और सल्फर के कारण आती है। देखिए यदि लाइम के कारण है तो हम लोग साउंडनेस टेस्ट करेंगे ली चैटलियर अपैरेटस से, और यदि मैग्नीशिया के कारण है तो ऑटोक्लेव अपैरेटस होता है, उससे टेस्ट करते हैं। चलिए अब मैग्नीशिया के कारण जो साउंडनेस होती है उस पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो साउंडनेस ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशिया के कारण होगी, तो हम लोग कौन सा टेस्ट करेंगे, यहाँ पे ऑटोक्लेव टेस्ट, ऑटोक्लेव अपैरेटस से ये टेस्ट करते हैं। देखिए अब देखिए जो जो इसमें जो हम लोग क्यूब का साइज़ बनाते हैं, इसमें 25 mm साइज़ का क्यूब बनाते हैं एक, उसको हम लोग इस अपैरेटस के अंदर रख लेते हैं। ऑटोक्लेव अपैरेटस होता है ये, और इसका जो प्रेशर करते हैं, इंक्रीज करते हैं हम लोग 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मेंटेन करते हैं 3 घंटे तक, तो इस पर प्रेशर दिया जाता है। देखिए और उसके बाद एक्सपेंशन आएगा कुछ इस मोल्ड में, तो इस मोल्ड में जो एक्सपेंशन होता है ओपीसी के लिए, जो एक्सपेंशन आना चाहिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, वो 0.8% से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। देखिए बस यही नोट करने वाली बात थी। जेई लेवल पे आपको बता दूं, सिर्फ ये पूछेगा ये लाइम और मैग्नीशिया के कारण जो अपैरेटस यूज़ किया जाता है साउंडनेस के लिए, वो कौन किया जाता है, वो किया जाता है आपका ऑटोक्लेव अपैरेटस। देखिए और जो ए लेवल पे थोड़ा सा यहाँ तक पूछ सकता है कि जो एक्सपेंशन मैग्नीशिया का कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो हो जाता है आपका 0.8% ओपीसी के लिए। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था, जो भी मैं वैल्यू बताऊँगा आप लोग समझ जाइएगा कि ओपीसी सीमेंट की ही बात कर दी जा रही है यहाँ पे। देखिए उसके बाद नेक्स्ट जो टेस्ट होता है, देखिए जो नेक्स्ट टेस्ट होता है वो होता है आपका स्ट्रेंथ टेस्ट। स्ट्रेंथ टेस्ट भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट और एक दूसरा होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। देखिए जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में जो हम लोग सीमेंट और सैंड का रेशियो बनाते हैं, वो बनाते हैं 1:3 का रेशियो यहाँ पे
बनाते हैं उसका मिक्सअप करते हैं। यहाँ पे एनुलर सैंड लिखा है, तो एनुलर सैंड का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी की सैंड है जिसको हमने मान दी है, क्योंकि सैंड भी बहुत टाइप की हमारे आसपास मिलती है। तो एनुलर सैंड को यहाँ पे एक इस टेस्ट के लिए वो मान दिया है, स्पेसिफाई मांग दिया है। एनुलर यहाँ पे महाराष्ट्र में कोई जगह है, वहाँ की जो सैंड है उसके लिया गया है इसका नाम एनुलर सैंड। देखिए इसमें क्या होता है, 550 ग्राम हम सैंड लेते हैं, उसमें सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो डालते हैं 0.4 का। ये इंपॉर्टेंट है नहीं, सिर्फ इसमें मोल्ड का साइज है कितना इंपॉर्टेंट हो कॉम्प्रेसिव स्टैंड के लिए। तो इसमें मोल्ड होता है 70.5 mm या 75 mm का, यहाँ पे हम लोग मोल्ड लेते हैं। देखिए कहीं कहीं पे आपको पूछ देगा 70.06 mm का भी मोल्ड लिखा होगा, तो देखिए ऑप्शन में जैसे 70.06 का होगा मोल्ड, तो आप लोग वहाँ पे यही मानना पड़ेगा आपको 70.6। यदि 17.5 mm होगा तो वहाँ पे ये मारेगा आप लोग ऑप्शन में, ऑप्शन के हिसाब का आपको चलना पड़ेगा। देखिए तो मोल्ड साइज भी आपको पता लग गया। कौन सी मशीन यहाँ पे यूज़ की जाती है, यहाँ पे कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन का यूज़ करते हैं, और या कर सकते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यूटीएम का यूज़ करते हैं। अब देखिए जिस लोड पे वो फेल हो जाएगा जो सीमेंट क्यूब है, और उसका एरिया निकाल के उसकी हम लोग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, देखिए लोड अपॉन एरिया कर देंगे तो उसकी स्ट्रेंथ निकल जाएगी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। जो ओपीसी के केस में जो 33 तीन टाइप के यहाँ पे सीमेंट होते हैं ना, 33 ग्रेड और 43 ग्रेड और 53 ग्रेड की, तो उसमें 33 की बात करूँ, जो 28 दिन की स्ट्रेंथ आएगी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ सीमेंट की, वो आएगी 33 न्यूटन पर mm²। जो 7 दिन की होगी उसका 28 दिन का 2/3 मतलब 66% हो जाएगी यहाँ पे 28 दिन की, वो निकलनी चाहिए। और 3 दिन की स्ट्रेंथ होनी चाहिए 50% आनी चाहिए उसकी, तो मतलब 33 ग्रेड का है तो उसकी 50% आनी चाहिए, तो मतलब 60 मतलब कितनी आनी चाहिए उसकी, 33 ग्रेड का है तो 16.5 न्यूटन पर mm² इसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी 3 दिन की। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे करते हैं, और इसकी जो वैल्यू रखने इसमें मोल्ड का साइज ही पूछा जाता है बस जे लेवल पे, और ए लेवल पे यहाँ पे पूछ सकता है कि 28 दिन में कितनी होगी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, या 7 दिन में या 3 दिन में, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए दूसरा टेस्ट यहाँ पे आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट का तो यहाँ पे मैं लेके नहीं आया हूँ, उसकी जो है यहाँ पे मुझे लग रहा मिस हो गया है कुछ उसकी पीपीटी यहाँ पे, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट होता है उसमें जो हम लोग जो टेस्ट करते हैं वो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के टर्म में हम लोग उसका जो टेस्ट है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के टर्म में लेते हैं। जो अपैरेटस होता है यहाँ पे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन या टेंसाइल स्ट्रेंथ मशीन कह सकते हैं। जो सैंपल लेंगे हम लोग यहाँ पे वो भी 1 दिन का लेते हैं, आपको पता ही होगा। जो अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे बताना भूल गया आपको, कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन में जो वाटर कंटेंट लेंगे हम लोग, देखिए ए वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो वाटर कंटेंट लेंगे जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए वो लेंगे P/4 + 3% लेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा ए वालों। देखिए अब मैं यहाँ पे बात कर रहा था आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट की। अब देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में मैंने आपको बताया था, देखिए वाटर कंटेंट इसमें लेंगे हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ में P/5 + 2.5% यहाँ पे वाटर कंटेंट लेंगे। पी क्या है यहाँ पे, कंसिस्टेंसी आपको पता ही है, बस ये है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि हम लोग एक ब्रैकेट बनाते हैं इस टाइप का, यहाँ पे बन नहीं रहा है, यहाँ इस टाइप का, ये थोड़े चौड़े होते हैं और ये यहाँ पे दोनों साइड चौड़े, और यहाँ पे हम लोग मशीन में फ्लेक्सुरल टेस्टिंग मशीन या टेंसाइल स्ट्रेंथ मशीन में ये दो को पकड़ते हैं, यहाँ पे जकड़ लिया जाता है दोनों साइड से, और इसको यहाँ पे टेंसाइल लोड दिया जाता है, दोनों तरफ से खींचा जाता है। जिस लोड पे क्रैक होता है उस लोड को नोट कर लिया जाता है, और उसका जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे इससे उसको डिवाइड करके हमारा निकल जाता है, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ निकल जाती है। अब देखिए जो ये क्रॉस सेक्शन है ये तो स्क्वायर शेप में होता है लगभग, जो वहाँ पे क्रॉस सेक्शन है तो उसका साइज होता है आपका 25.4 × 25.4 होता है, स्क्वायर शेप है। तो अब इसका मल्टीप्लाई करके 6.45 आ जाता है,
देखिए 4 mm स्क्वायर आ जाएगा इसका एरिया। तो इससे डिवाइड करके जो लोड में टूटा वो उसको करके हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगी। देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करूं तो 3 डे की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो 33 ग्रेड के लिए बोला था वो 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं आनी चाहिए, और 7 डे की जो स्ट्रेंथ है वो आनी चाहिए 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं आनी चाहिए। देखिए ये आरसीसी में भी एक टर्म पूछा जाता है कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है सीमेंट की वो कितनी होती है, 1/10 कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के 1/10 होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ सीमेंट की। ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए आई होप आपको ये पता चल चुका होगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट मैंने यहाँ पे बता दिया है। सॉरी इसकी मैं पीपीटी नहीं बना पाया। अब जो नेक्स्ट टेस्ट है आपका वो आता है आपका केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। केमिकल कंपोजिशन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो रेशियो ऑफ एल्यूमिना टू आयरन ऑक्साइड शुड नॉट बी 0.66, और द रेशियो ऑफ सिलिका टू सिलिका और लाइम एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.02 एंड शुड नॉट बी लेस देन 0.66। द रेशियो इज टर्म एज लाइम सेचुरेशन फैक्टर। तो यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है कि लाइम सेचुरेशन फैक्टर की वैल्यू 0.66 से ज़्यादा होनी चाहिए लाइम सेचुरेशन फैक्टर की, और 1.02 से कम होनी चाहिए। पर ये ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। आई होप आपको ये टेस्टिंग और सीमेंट तक समझ आ चुका होगा। देखिए हमने यहाँ पे टेस्टिंग और सीमेंट भी कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे नोट करने वाली कुछ टर्म है तो आपको बता दूँ, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए नोट करने वाली है, जो होता है जो सीमेंट में होता है वेट ऑफ मैग्नीशिया, ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। वेट ऑफ मैग्नीशिया 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लॉस ऑफ इग्निशन टेस्ट भी होता है, मतलब यदि सीमेंट को जलाया जाए तो उसके वेट में कमी 4% से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। सल्फर कंटेंट भी 2.75% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए सीमेंट में, और वेट ऑफ इनसॉल्युबल रेसिड्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बस आपको ये याद रखना है। आपको डायरेक्ट इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैग्नीशिया किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5% से। लॉस ऑफ इग्निशन मतलब आग लगाने के बाद सीमेंट में उसका वेट 4% से ज़्यादा नहीं रिड्यूस नहीं होना चाहिए, और सल्फर कंटेंट 2.75, और इनसॉल्युबल रेसिड्यू मतलब सीमेंट में कोई ऐसे रेसिड्यू होंगे जो घुलते नहीं हैं तो वो 1.5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए सीमेंट में। देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है आपका टाइप्स ऑफ सीमेंट। यहाँ पे टाइप्स ऑफ सीमेंट की बात करूँ तो सबसे पहला सीमेंट मैं आपको इंपॉर्टेंट सीमेंट के बारे में बताऊँगा। यहाँ पे रैपिड हार्डिंग सीमेंट और एक होता है क्विक सेटिंग सीमेंट। आप लोग इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। देखिए हायर रेट ऑफ डेवलपमेंट, जिस सीमेंट को हायर रेट ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेंथ, मतलब जो जिस सीमेंट की स्ट्रेंथ जल्दी निकल जाएगी, जल्दी आएगी, उसको रैपिड हार्डिंग सीमेंट कहेंगे। आप लोग समझ, स्ट्रेंथ जल्दी आएगी यहाँ पे कह रहा हूँ मैं। और क्विक सेटिंग सीमेंट में क्या होता है कि बहुत जल्दी सेट होता है, स्ट्रेंथ नहीं आती उसकी जल्दी, वो जल्दी सेट होता है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा। रैपिड हार्डिंग सीमेंट का मतलब यह है कि उसकी स्ट्रेंथ जल्दी मिल रही है हम लोगों को। देखिए जो रैपिड हार्डिंग सीमेंट की 3 दिन की स्ट्रेंथ होती है ना, वो होती है ओपीसी की 7 दिन की स्ट्रेंथ। जितने ओपीसी सीमेंट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 7 दिन में लेकर आएगा, वो 3 दिन में ही रैपिड हार्डिंग सीमेंट लेके आ जा रहा है। बट 90 दिन या 3 महीने के बाद रैपिड हार्डिंग सीमेंट और ओपीसी सीमेंट की स्ट्रेंथ सेम हो जाती है। देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, फाइन ग्राइंडिंग करते हैं, क्लिंकर की और भी फाइन ग्राइंडिंग करते हैं। ओपीसी सीमेंट में हम लोग लगभग 90 माइक्रोन तक लेके आ जा रहे थे सीमेंट की साइज़, क्लिंकर साइज़ को, पर यहाँ पे 75 तक लेके आ जाते हैं हम लोग। क्योंकि यदि सरफेस एरिया कम होगा ना, जितना छोटा सीमेंट होगा के पार्टिकल होंगे, जितने छोटे सीमेंट के पार्टिकल होंगे उतना ही उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसका हार्डेशन उतने जल्दी होगा, हार्डेशन जितने जल्दी होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी जल्दी आएगी। और उसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो इनिशियल डेज में जो स्ट्रेंथ देते हैं C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट देता है, उसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं। और जो लेटर एज में स्ट्रेंथ देता है डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S की मात्रा को कम कर देते हैं। तो इससे हमारा रैपिड हार्डिंग सीमेंट बन जाता है। और देखिए इसका यूज़ कहाँ होता है, प्री फैब्रिकेशन कंस्ट्रक्शन में इसका यूज़ होता है, कोल्ड वेदरिंग में होता है, उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे स्पीडी कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे भी इसका यूज होता है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
जो नेक्स्ट टाइप का सीमेंट है यहाँ पे, वो है हमारा एक्स्ट्रा रैपिड हार्डिंग सीमेंट। रैपिड हार्डिंग सीमेंट के बारे में आपको पता ही था। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डिंग सीमेंट में सिर्फ हम क्या करेंगे, सीमेंट क्लिंकर के साथ CaCl2 को मिला देते हैं, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड को मिला देते हैं। अब बट इसका परसेंटेज हमें 2% से ज़्यादा नहीं मिलाना चाहिए। देखिए, अब देखिए, जैसे हमें पता था ओपीसी के केस में हम लोग 30 मिनट का ट्रांसपोर्टेशन का वक्त लेते हैं, कॉम्पैक्शन का, और फिनिश करने का वक्त हम 30 मिनट के अंदर अंदर कर लेते हैं। बट हमारे पास ये होना चाहिए, अब जो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डिंग सीमेंट के केस में हमें ये काम करना पड़ता है 20 मिनट में। आपको पता ही होना चाहिए। देखिए, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसकी जो स्ट्रेंथ आती है रैपिड हार्डिंग सीमेंट से 20 से 25% जल्दी स्ट्रेंथ आ जाती है इसकी। देखिए, और जो 1 और 2 डे की स्ट्रेंथ होती है सीमेंट की, वो 10 से 15% ज़्यादा हो जाती है रैपिड हार्डिंग सीमेंट की। रैपिड हार्डिंग सीमेंट के केस में 20 से 25%, 2 और 3 दिन की और 7 दिन की जो स्ट्रेंथ होती है वो 10 से 15% ज़्यादा आती है। बट जो 3 महीने या 90 दिन की जो स्ट्रेंथ होती है वो ओपीसी के बराबर ही हो जाती है। सारे सीमेंट में लगभग यही होता है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डिंग सीमेंट। इसका काम कहाँ होता है, इसका वर्क जो होता है इस सीमेंट का, वो होता है आपका रैपिड हार्डिंग सीमेंट के टाइप में होता है। जहाँ जहाँ रैपिड हार्डिंग सीमेंट का, वहाँ कहाँ होता है, प्री फैब्रिकेशन में और स्पीडी कंस्ट्रक्शन में। देखिए, कोल्ड वेदरिंग में हम लोग उसका यूज़ कर रहे थे, और जहाँ पे हमें फार्म वर्क जल्दी जल्दी हटाना है वहाँ पे हम लोग रैपिड हार्डिंग सीमेंट और या एक्स्ट्रा रैपिड हार्डिंग सीमेंट का यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट सीमेंट, आता है हमारा सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट। सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट की बात करूँ तो सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट, देखिए, ओपीसी जो होता है, ओपीसी सल्फर के साथ अटैक कर नहीं कर पाता है, मतलब उससे ख़राब हो सकता है ओपीसी और इम्पोर्टेंट सीमेंट। अब देखिए, मैन्युफैक्चरिंग जो होता है सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट का, वो होता है हमारा C3A और C4AF। देखिए, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो बॉक्स कंपाउंड होते हैं, और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट की एंड C3A इज नॉट ग्रेटर। देखिए, इन दोनों की मात्रा को हम लोग क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ही रिएक्ट करते हैं सीमेंट उसके साथ, सल्फर के साथ। तब देखिए, अब कितना कम नहीं करना है उससे, किससे ज़्यादा नहीं रखना है, 5% से ज़्यादा नहीं रखते हैं इसका C3A को, और 2C, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को 2C3A और C4AF को हम लोग नॉट ग्रेटर देन 25% से ज़्यादा नहीं रखना है इसके साइज़ को, इसके जो वेट के परसेंटेज को। देखिए, कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये, सीवेज ट्रीटमेंट वर्क में होता है, सीवेज ट्रीटमेंट वर्क में होता है, मैरिन कंस्ट्रक्शन में। देखिए, सीवेज ट्रीटमेंट में हम लोग सल्फर मिलेगा ना हमें, और मैरिन कंस्ट्रक्शन में भी सल्फर मिलता है, तो वहाँ भी यूज़ करेंगे। और कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइप के कंस्ट्रक्शन में मार्सी एरिया से भी सल्फर निकलती है, वहाँ भी सल्फर अटैक के चांसेस बनते हैं, तो मार्सी एरिया के लिए भी सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट का यूज़ किया जाता है। देखिए, यहाँ पे मैंने 3 सीमेंट सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट के बारे में बता दिया था। अब आता है आपका सुपर सल्फेट सीमेंट। सुपर सल्फेट सीमेंट में क्या होता है कि इसमें इंग्रेडिएंट जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को मिलाया जाता है, 10 से 15% जिप्सम मिलाया जाता है, और 5% सीमेंट क्लिंकर मिलाया जाता है। तो ये सुपर सल्फेट सीमेंट बनता है। और भी जैसे सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट था, उसका भी ये ज़्यादा ही सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट बनेगा, सुपर सल्फेट सीमेंट। इनमें क्या करते हैं, हम ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का यूज़ करते हैं। इसमें सल्फेट रेजिस्टिंग क्वालिटी मौजूद होती है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट में। तो देखिए, अब देखिए इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, वही सेम एज सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट मार्सी लैंड में किया जाएगा, मार्सी पाइप वर्क में, और सीवेज ट्रीटमेंट में, और यहाँ पे हमारा मैरिन कंस्ट्रक्शन में भी सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट का यूज़ क्या करते हैं, तो सुपर सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट का भी वहीं पे यूज़ होगा। उसके बाद हमारा सीमेंट आता है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का यूज कहाँ कहाँ होता है, पहले हम इसके बारे में बता दें। जैसे देखिए, ग्रेनुलर ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का यूज़ करते हैं, जिप्सम और सीमेंट क्लिंकर का यूज़ करते हैं पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट में। देखिए, हाई रेजिस्टेंस और अटैक ऑफ क्लोराइड। अब देखिए, जहाँ जहाँ हमें क्लोराइड एंड सल्फर का रेजिस्टिंग हम यूज़ कहाँ करेंगे, सल्फर वाले उसमें, पर पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का यूज़ हम लोग क्लोराइड और सल्फेट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस करने के लिए भी इस सीमेंट का यूज़ किया जाता है। देखिए, अब देखिए इसका यूज़ कहाँ होगा, वाटर टाइटनेट प्रॉपर्टी में इसका यूज़ होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है सीमेंट की, और लेस परमेबल भी होता है ये सीमेंट। देखिए, तो कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जहाँ हमें वाटर टाइटनेट प्रॉपर्टी चाहिए और जहाँ पे परमेबिलिटी वगैरह हमें
नहीं करना है सीमेंट या कोई स्ट्रक्चर इस टाइप का बनाना है जो वाटर टाइट नेट बनाना है, तो वहाँ पे पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे क्लोराइड और सल्फेट के से बचाने के लिए भी कोई स्ट्रक्चर को वहाँ पे भी हम लोग पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है, जिप्सम मिलाते हैं, सीमेंट क्लिंकर तो सब में मिलाना ही पड़ेगा, और ब्लास्ट फर्नेस स्लैग भी मिलाते हैं। उसके बाद आता है आपको क्विक सेटिंग सीमेंट। आपको मैंने इससे पहले बता दिया था कि क्विक सेटिंग सीमेंट और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में आप लोग कन्फ्यूज ना होइएगा। देखिए, क्विक सेटिंग सीमेंट जो होता है वो बनता है आपको स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट की कम मात्रा करते हैं यूज, क्योंकि यही हमारा यही जो है इसकी जो सेटिंग प्रॉपर्टी है वो लेट में होती है एल्यूमिनियम सल्फेट की। देखिए, तो इसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट मिला फाइन ग्राइंडिंग करते हैं सीमेंट क्लिंकर की, क्योंकि जितनी ज़्यादा फाइन सीमेंट होगा उसका हाइड्रेशन जल्दी होगा और उतना जल्दी वो सेट होगा। देखिए, पर इसमें जिप्सम की जो परसेंटेज है उसको कम करते हैं, क्योंकि जिप्सम ही रिटार्डर का काम करता है, ये आपको पता ही होगा। तो उस जिप्सम की मात्रा को यहाँ पर कम किया जाता है। जितना ज़्यादा सीमेंट होगा उसकी जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए सीमेंट की मात्रा को कम करेंगे तो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम कम हो जाता है। देखिए, आपको पता ही होगा 30 मिनट होता है ओपीसी सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम, तो जिप्सम की मात्रा को और कम करेंगे तो और कम हो जाएगा ये टाइम। देखिए, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज़ होता है ग्राउटिंग ऑपरेशन और अंडर वाटर कंक्रीटिंग के लिए यूज़ होता है। अंडर वाटर कंक्रीटिंग के लिए हमें जल्दी सीमेंट सेट करना पड़ता है, क्योंकि वो पानी के बहाव में बह सकता है सीमेंट। देखिए, वहाँ पे स्ट्रेंथ हमें चाहिए नहीं जल्दी, बट कि हमें वहाँ पे सेट चाहिए सीमेंट जल्दी। ग्राउटिंग ऑपरेशन में भी जैसे आपके टनल वगैरह बनते हैं तो वहाँ पे पंप की जाती है कंक्रीटिंग को, तो वहाँ पे जल्दी सेट करना पड़ता है सीमेंट को, इसलिए वहाँ पे क्विक सेटिंग सीमेंट को अपनाया जाता है। ग्राउटिंग ऑपरेशन आपको मैं बाद में बताऊंगा, या सिर्फ ये समझ लो तब तक कि पंप के द्वारा हम लोग कोई प्लास्टर वगैरह कर रहे हैं तो पंप के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे कंक्रीटिंग छिड़क दी जाती है टनल वगैरह में अंदर, तो उसको ग्राउटिंग कहते हैं। जैसे आरसीसी लगा दी, उसके बाद हम लोग पंप करते हैं, यहाँ से छिड़कते हैं मोटार को दीवारों पे, तो वहाँ पे चिपक जाती है, तो वहाँ पे जल्दी से हमें सेट करना है। यदि लेट होगा तो झड़ सकती है नीचे, तो वहाँ पे जल्दी से सेट करना है, तो उस प्रोसेस को हम ग्राउटिंग करते हैं। मतलब पंपिंग करनी है सीमेंट को या छिड़काव करना है सीमेंट और मोटार का सरफेस पे, तो उसको ग्राउटिंग कहते हैं। ये समझ सकते हैं आप अभी तक। देखिए, नेक्स्ट सीमेंट जो है वो है लो हीट सीमेंट है नेक्स्ट सीमेंट। तो लो हीट सीमेंट में क्या करते हैं हम लोग, C3A का क्यों हम इसका प्रोपोर्शन घटाते हैं, क्योंकि इसकी हीट सबसे ज़्यादा निकलती है C3A की। आपको मैंने इससे पहले वाले लेक्चरों में बता भी रखा था क्यों होता है। इसकी अबाउट 5% तक लेकर आ जाते हैं हम लोग को, पर इंक्रीजिंग जो होता है C2S से कम, सबसे कम हीट निकलती है, उसकी प्रपोर्शन को हम बढ़ा देते हैं। सबसे ज़्यादा निकल रही थी हीट C3A को, तो इसका परसेंटेज हमने कम कर दिया, और जिससे सबसे कम हीट निकल रही थी C2S से डाई कैल्शियम सिलिकेट से, उसकी प्रपोर्शन को हमने बढ़ा दिया। देखिए, तो इसका कारण क्या हो गया, हमारा हीट कम निकल रही है उस सीमेंट का यूज़ करने पर। देखिए, द सीमेंट स्लो रेट ऑफ डेवलपमेंट बट, अब देखिए इसका कारण क्या हो जाता है कि इसका जो डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही लो हो जाती है। अब देखिए, हमें कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ कम चाहिए, मतलब बहुत देर में आए, पर उसकी हीट कम निकलनी चाहिए उस जिससे हमने कंक्रीटिंग या मोटार बनाया सीमेंट से। तो वहाँ पे हमने बल्क कंक्रीटिंग में इसका यूज़ किया जाता है। बल्क कंक्रीटिंग का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग, जैसे डैम कंस्ट्रक्शन में या ब्रिज के जो अबैटमेंट वगैरह बनते हैं वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं बल्क कंक्रीटिंग का, क्योंकि ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं। यदि हीट ज़्यादा निकले तो इसमें क्रैक वगैरह डेवलप हो सकते हैं। क्रैक ना डेवलप हो तो वहाँ पर हम लोग हीट सीमेंट का यूज़ करते हैं, बल्कि हमें स्ट्रेंथ लेट में मिल जाए पर हीट नहीं निकलेगी तो क्रैक जनरेट नहीं होगी, क्योंकि बल्क कंक्रीटिंग वहाँ पे हो रही है। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। तो आप लोगों का थैंक यू जो कि आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी। देखिए, मैं आपको बता दूं, BMC आपका कंप्लीट हो जाएगा इस चैनल पे, बट हमने सीमेंट का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इससे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने के। ए और जे लेवल में UKPSC ए और जे के लिए बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और SSC जे में भी सीमेंट के टॉपिक से इससे कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं बनेगा। देखिए, मैंने यहाँ पे आपको सीमेंट के बारे में सब चीज़ बता दिया है। सीमेंट के इंग्रेडिएंट सबसे पहले पढ़ा था हमने, उसके बाद सीमेंट के टाइप भी पढ़ दिए हमने, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग पढ़ दी, सीमेंट के हीट ऑफ हार्डेशन, बोगस कंपाउंड हार्डेशन ऑफ सीमेंट, सीमेंट की प्रॉपर्टीज, सीमेंट के टेस्ट, सीमेंट कितने टाइप के होते हैं, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ लिया। ओवरऑल सारा सीमेंट हमने पढ़ लिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
हो सके तो अपने दोस्त या फैमिली मेंबर से भी चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिएगा। देखिए जब तक आप लोगों की क्लासें चल रही है यूट्यूब पे तब तक आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद कुछ दिनों में हमारा ऐप लॉन्च हो जाएगा तो वहाँ पे ये क्लासें चलेगी। देखिए तो मैं आपको यही कहूँगा कि बीएमसी से लगभग आपकी यूपीपीएससी जेईई या एईई में 35 क्वेश्चन तक बनते हैं। 2 नंबर का इक्वेशन लगाएं तो 70 नंबर 70 से 80 क्वेश्चन नंबर का यहाँ पे वेटेज बन जाता है एईई और जेईई में बीएमसी का, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थैंक यू आप सभी का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। यदि आप लोगों ने अभी तक और भी वीडियो नहीं देखी हैं तो देखिए ये चौथी वीडियो है। यहाँ पे सीमेंट ख़त्म हो रहा है, इससे पहले 3 वीडियो और बन चुकी हैं तो वो देख लीजिएगा। आपका सीमेंट के ऊपर आपकी पूरी पकड़ सही से हो जाएगी। और बीएमसी के अब आप लोग कमेंट कर लीजिएगा कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। मैं आपको ऐसे ब्रीफ कराने वाला हूँ, पर आप लोग जो टॉपिक बोलोगे बीएमसी का वो मैं इसके बाद कराऊंगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।